नमस्कार मेरे प्रिय साथियों, मैं आपका होस्ट और दोस्त अमित आपके इस अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज की कड़ी में आप थंबनेल पर देख रहे हैं अपनी चर्चा करने वाले हैं अद्यतन सामान्य ज्ञान की, और इस माह की क्रोनोलॉजी का अपना अंतिम सेशन रहने वाला है। आइए ज्यादा समय जाया न करते हुए रुक करते हैं अपने सेशन की ओर और समस्त बिंदुओं को अपने क्या करने वाले हैं, टू द पॉइंट पढ़ने वाले हैं और बड़ी आसानी से याद करने वाले हैं, जो अपने सेशन की एक विशेष पहचान है। बात करेंगे प्रमुख नियुक्तियों के बारे में, मनोनयन के बारे में और निर्वाचन के बारे में। दोस्तों, अभी कुछ विभागों में महानिदेशकों की नियुक्ति की है, जिस प्रकार राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल NDRF, पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो BPR-ND। ठीक है दोस्तों, कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी को शॉर्ट नाम NIA से जाना जाता है, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल NDRF के नाम से जानी जाती है और पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो BPR-ND के नाम से जाने जाते हैं। इन तीनों जांच एजेंसियों में महानिदेशकों की नियुक्ति की गई है। तो NIA के जो निदेशक नियुक्त किए गए हैं, दानद बसंत को नियुक्त किया गया है। NDRF में पीयूष आनंद को नियुक्त किया गया है और BPR-ND में राजीव कुमार जी को नियुक्त किया गया है। ऐसे आप याद रखिएगा, NIA राष्ट्रीय जांच एजेंसी इस प्रकार जांच करेंगे जैसे बसंत ऋतु हो, तो इस प्रकार अपने याद करेंगे। किस प्रकार? तो NIA राष्ट्रीय जांच एजेंसी का नियुक्त किसे किया है, महानिदेशक किसे नियुक्त किया है, तो दानद बसंत को नियुक्त किया गया है। NDRF आपदा आती है, तो आपदा से बचाने के लिए क्या करना चाहिए, आनंद जी को नियुक्त किया है, ताकि इस कष्ट से निकाल कर क्या कर दे, सभी को आनंद पहुंचा दे। तो पीयूष आनंद जी को राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल का महानिदेशक नियुक्त किया गया है और राजीव कुमार जी को पुलिस अनुसंधान विकास ब्यूरो में महानिदेशक नियुक्त किया गया है। ये अपने को ध्यान में रखना है। समस्त जानकारियां इनके बारे में दी गई है, जो मैंने आपको शॉर्ट रूम में बताई है। बात करें NIA की, किसकी दोस्तों? NIA की। तो महाराष्ट्र कैडर के 1990 बैच के भारतीय पुलिस सेवा IPS के अधिकारी सदानंद बसंत दाते का NIA के महानिदेशक पद पर कार्यकाल 31 दिसंबर 2026 को उनकी सेवानिवृत्ति तक रहेगा। बात वही है दोस्तों, मैंने आपको शॉर्ट में पहले ही बता दिया गया, अब उन्हें विस्तृत रूप में आगे बताया गया। राजस्थान कैडर के 1990 बैच के IPS अधिकारी राजीव कुमार शर्मा जी को BPR-ND के महानिदेशक के पद पर नियुक्त किया गया है। उत्तर प्रदेश कैडर के 1991 बैच के IPS अधिकारी पीयूष आनंद जी को NDRF के पद पर कार्यकाल पर 2 वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किया गया है। तो ये अपने को ध्यान में रखना है। तो आप इतनी सी बात को ध्यान रखिएगा, इसमें अपना काम हो जाने वाला है, इसमें अपना काम हो जाने वाला है। बढ़ते अपने नेक्स्ट बिंदु की तरफ। भारत में लोकपाल में नए सदस्यों ने ली शपथ। कौन है वह सदस्य जिन्होंने लोकपाल में नए सदस्यों ने शपथ ली है, और भारत के लोकपाल कौन है वो आप जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से। न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी ने लोकपाल के न्यायिक सदस्य के रूप में 27 मार्च 2024 को शपथ ग्रहण की। किसने दोस्तों? ऋतुराज अवस्थी ने उन्हें नई दिल्ली में स्थित भारतीय लोकपाल कार्यालय में भारत के लोकपाल के अध्यक्ष न्यायमूर्ति AM खानविलकर ने शपथ दिलाई। भारत के लोकपाल कौन है? तो भारत के लोकपाल कौन है? तो न्यायमूर्ति AM खानविलकर है। उन्होंने क्या दिलाई? तो शपथ दिलाई। किनको? लोकपाल के सदस्यों को। कौन? ऋतुराज अवस्थी को। ये अपने को ध्यान में रखना है। न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी भारत के लोकपाल के न्यायिक सदस्य के रूप में शामिल होने से पहले भारत के 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्यरत थे। इससे पहले वह कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे। पंकज कुमार और अजय तिर्की ने लोकपाल सदस्य के रूप में शपथ ली। इसके साथ ही कौन दोस्तों? पंकज कुमार और अजय तिर्की ने। गुजरात कैडर के 1986 बैच के IAS अधिकारी पंकज कुमार लोकपाल में शामिल होने वाले पहले वह गुजरात के मुख्य सचिव थे। 1987 बैच के मध्य प्रदेश कैडर के IAS अधिकारी अजय तिर्की लोकपाल में शामिल होने से पहले वह भारत सरकार के भूमि संसाधन विभाग में सचिव थे।
उल्लेखनीय है कि 2 न्यायिक सदस्यों न्यायमूर्ति पी.के. मोहंती और न्यायमूर्ति अभिलाषा कुमारी ने तथा 3 सदस्य डी.के. जैन, श्रीमती अर्चना रामसुंदरम और महेंद्र सिंह ने 26 मार्च को लोकपाल में अपना कार्यकाल पूरा किया था। और इन तीनों के स्थान पर किन्हें नियुक्त किया गया है? तो ऋतुराज अवस्थी को और पंकज कुमार को और अजय तिर्की को लोकपाल के सदस्य के रूप में शामिल किया है। ये अपने को ध्यान में रखना है। झारखंड के राज्यपाल सी.पी. राधाकृष्णन को तेलंगाना के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। ये अपने को ध्यान में रखना है और इनके बारे में कोई विशिष्ट तथ्य है नहीं। आप यही बात ध्यान रखिएगा कि झारखंड के राज्यपाल कौन है? झारखंड के राज्यपाल सी.पी. राधाकृष्णन। उनको तेलंगाना का भी अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। क्यों दिया गया है? कि उल्लेखनीय है, तेलंगाना के राज्यपाल तमिलसाई सुंदरराजन के इस्तीफे के बाद यह पद रिक्त था और इसका कार्यभार संभालने के लिए झारखंड के राज्यपाल को सी.पी. राधाकृष्णन जी को चुना है और वह भी अब क्या करेंगे? यहाँ पर कार्यभार संभालेंगे। सी.पी. राधाकृष्णन तेलंगाना में पुडुचेरी में नियमित नियुक्तियां होने तक प्रभार संभालेंगे। राहुल सिंह सीबीएसई के नए अध्यक्ष। वरिष्ठ आईएएस अधिकारी राहुल सिंह केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई के नए अध्यक्ष 13 मार्च 2024 को नियुक्त किए गए हैं। इसकी भी जानकारी अपने को ध्यान में होनी चाहिए। हर फैक्ट परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। अपने बात करें सीबीएसई की, तो सीबीएसई भारत में सार्वजनिक और निजी स्कूलों के लिए एक राष्ट्रीय सत्र का शिक्षा बोर्ड है। इसका नियंत्रण और प्रबंधन भारत सरकार करती है और इसकी स्थापना 1929 में की गई थी। कब की गई थी? 1929 में की गई थी। शेफाली बी शरण भारत सरकार की नई प्रवक्ता। तो दोस्तों शेफाली बी शरण है वो भारतीय प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की क्या बन गई है? नई प्रवक्ता बन गई है। कौन? शेफाली बी शरण। आइए जानकारी जुटाते हैं शेफाली जी के बारे में। भारतीय सूचना सेवा के वरिष्ठ अधिकारी शेफाली बी शरण को भारत सरकार के प्रवक्ता के तौर पर 17 मार्च 2024 को नियुक्त किया गया है। शेफाली शरण प्रेस सूचना ब्यूरो की प्रमुख बनने वाली 5वीं महिला अधिकारी बनी है। इनसे पहले पीआईबी की प्रमुख बनने वाली महिलाओं में नीलम कपूर, दीपक संधू, शकुंतला महावल और एन.जे. कृष्णा शामिल है। 1990 बैच की भारतीय सूचना सेवा आईआईएस अधिकारी शेफाली बी शरण पत्र सूचना कार्यालय में प्रधान महानिदेशिका पद संभाला है। वह इस पद पर मनीष देसाई का स्थान लेगी, जिनका कार्यकाल 31 मार्च 2024 को समाप्त हो गया है। 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान शेफाली शरण निर्वाचन आयोग की प्रवक्ता के तौर पर काम कर चुकी है। इनके अलावा उन्होंने वित्त मंत्रालय के प्रवक्ता के तौर पर भी काम किया है। क्या है दोस्तों प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो? तो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो भारत सरकार की एक नोडल एजेंसी है। यह एजेंसी सरकारी नीतियों, कार्यक्रमों और उपलब्धियों के बारे में प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को जानकारी प्रसारित करती है। तो उनका महानिदेशक नई प्रवक्ता किसे नियुक्त किया गया है? तो शेफाली बी शरण को नियुक्त किया गया है। नवनीत कुमार सहगल प्रसार भारती के नए अध्यक्ष। दोस्तों प्रसार भारती क्या है, पहले इसके बारे में जानकारी अर्जित कर लेते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति प्रसार भारती के अध्यक्ष पद के लिए चयन समिति के प्रमुख होते हैं। चयन समिति में भारतीय प्रेस परिषद के अध्यक्ष और राष्ट्रपति द्वारा नामित एक सदस्य शामिल होते हैं। प्रसार भारती भारत की एक सार्वजनिक प्रसारण संस्था है। इनमें मुख्य रूप से दूरदर्शन और आकाशवाणी शामिल है। और इसके अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों नवनीत कुमार सहगल को प्रसार भारती के नए अध्यक्ष नियुक्त किया है। जैसे दूरदर्शन का, आकाशवाणी का संचालन होता है तो उनके अध्यक्ष कौन होंगे? नवनीत कुमार सहगल होंगे। और नवनीत क्या करेंगे? नवनीत यानी नई नई खबरें लेकर आएंगे। तो इस प्रकार अपने याद रखना है। क्या करेंगे? नई नई गल लेके आएंगे। सहगल, सह मैंने होता है साथ और गल पंजाबी में कहते हैं बात को। तो नवनीत, नव मैंने नई, नित मैंने दिल्ली, सहगल यानी गल के यानी बात के साथ आएंगे। सहगल के साथ नई नई बातों के साथ कौन आएंगे प्रसार भारती पर? तो नवनीत कुमार सहगल आएंगे, जिन्हें क्या बनाया गया है? प्रसार भारती का अध्यक्ष बनाया गया है। आकाशवाणी और दूरदर्शन का संचालन करते हैं प्रसार भारती के अध्यक्ष कौन? नवनीत कुमार सहगल। नई नई गल के साथ आएंगे कौन? नवनीत कुमार सहगल। याद रखेंगे ना दोस्तों इस प्रकार आप।
कोरिलेट कर लीजिएगा, आसानी से याद रहने वाले हैं सभी फैक्ट। नायब सिंह सैनी हरियाणा के नए मुख्यमंत्री। दोस्तों, मनोहर लाल खट्टर जी के बाद नायब सिंह सैनी को हरियाणा के मुख्यमंत्री बनने का अवसर मिला है। कुरुक्षेत्र से भाजपा सांसद नायब सिंह सैनी हरियाणा के नए मुख्यमंत्री चुने गए हैं। राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने 12 मार्च 2024 को नायब सिंह सैनी को चंडीगढ़ स्थित राजभवन में 11वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाई। कौन से दोस्तों? 11वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाई है। 2019 के लोकसभा चुनाव में कुरुक्षेत्र सीट में से भाजपा के सांसद बने और नायब सैनी के साथ कंवरपाल, मूलचंद शर्मा, रणजीत सिंह चौटाला, जयप्रकाश दलाल, डॉक्टर बनवारी लाल ने कैबिनेट मंत्री के रूप में भी शपथ ली है। 12 मार्च 2024 को बीजेपी और जननायक जनता पार्टी का गठबंधन टूट गया। तत्पश्चात मनोहर लाल खट्टर ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष नायब सिंह सैनी पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के करीबी हैं और वह 2014 से अंबाला की नारायणगढ़ सीट से विधायक बने और 2016 में राज्य मंत्री भी बने और वर्तमान में हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? तो नायब सिंह सैनी हैं। तो दोस्त कौन है? नायब सिंह सैनी है। चुनाव आयोग में नए चुनाव आयुक्तों की नियुक्त किए गए। तो दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय समिति ने 14 मार्च 2024 को ज्ञानेश कुमार को और सुखवीर सिंह संधू को निर्वाचन आयोग में नया चुनाव आयुक्त नियुक्त किए हैं। ये अपने को ध्यान में रखना है। ज्ञानेश कुमार और सुखवीर सिंह संधू दोनों सेवानिवृत्त IAS अधिकारी हैं और इनसे अपने कोई विशेष बात नहीं है। बात करें चुनाव आयुक्त की नियुक्ति प्रक्रिया और अन्य तथ्यों की, तो उनके बारे में जान लेते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त अधिनियम 2023 के अनुसार चुनाव आयोग के सदस्यों की नियुक्ति एक चयन समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। यह चयन समिति में कौन कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री होते हैं अध्यक्ष के रूप में और प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त एक कैबिनेट मंत्री होता है और लोकसभा में विपक्ष का नेता भी इसका एक सदस्य होते हैं। इस प्रकार कुल 3 सदस्य होते हैं, प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री का सदस्य एक और लोकसभा में विपक्ष का नेता। यदि लोकसभा में विपक्ष का कोई मान्यता प्राप्त नेता नहीं है तो लोकसभा में सबसे बड़े विपक्षी दल का नेता चयन समिति का सदस्य होगा। चुनाव आयोग के सदस्यों का कार्यकाल। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त अपना पद ग्रहण करने की तिथि से 6 वर्ष तक और 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर बने रहते हैं। भारत के चुनाव आयोग में 3 सदस्य होते हैं। वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार हैं और दूसरे चुनाव आयुक्त अरुण गोयल ने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, जबकि अन्य चुनाव आयुक्त अनूप पांडे 15 फरवरी 2024 को सेवानिवृत्त हो गए थे। इस प्रकार 2 पद खाली थे, उन पर सुखवीर सिंह संधू जी को और ज्ञानेश कुमार जी को लगाया गया है। किशोर मकवाना राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। किसके दोस्तों? NCSC के राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किए गए? किशोर मकवाना को। उनके साथ ही लव कुश कुमार ने भी राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के सदस्य के रूप में पदभार ग्रहण किए। किसने दोस्तों? लव कुश कुमार ने। अध्यक्ष तो किसे नियुक्त किया गया है? किशोर मकवाना को। पत्रकार एवं स्तंभकार मकवाना ने भारतीय जनता पार्टी की गुजरात इकाई के संयुक्त प्रवक्ता के रूप में कार्य किया है। उन्होंने विभिन्न सामाजिक विषयों पर 33 से अधिक पुस्तकों का भी लेखन किया है। मकवाना ने डॉक्टर अंबेडकर पर 9 पुस्तकें लिखी है और इनकी पुस्तकों का चर्चा आप कर सकते हैं जो आगे मेंशन की गई है, लेकिन अपने को परीक्षा की दृष्टि से पढ़ना है तो अनुसूचित जाति आयोग देख लेते हैं। यह दोस्तों भारतीय संवैधानिक निकाय है। संवैधानिक क्या होता है दोस्तों? संवैधानिक से अर्थ होता है जिसका संविधान में उल्लेख हो। ठीक है, किसका? तो जिसमें संविधान जब बनाया गया तो उसमें उल्लेख था तो उसे संवैधानिक बोला जाता है। तो जिसकी स्थापना अनुसूचित जातियों और एंग्लो इंडियन समुदायों के शोषण के खिलाफ उनके सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक, सांस्कृतिक हितों को बढ़ावा देने और उनकी रक्षा करने के लिए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का गठन किया गया था। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338 में, जैसा कि मैंने बताया आपको, यह क्या है? संवैधानिक है कि जब भारत का संविधान बना तो उसमें इसका उल्लेख था। कौन से अनुच्छेद में? 338 में। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है। वर्तमान में आयोग में अन्य सदस्य वडेपल्ली रामचंद्रन है। कौन से दोस्तों? वडेपल्ली रामचंद्रन है। AS राजीव सत्कर्ता आयोग में आयुक्त नियुक्त किए गए हैं।
केंद्रीय सत्कर्ता आयोग क्या है दोस्तों, पहले इसके बारे में जानते हैं, फिर आप समझ पाएंगे कि सत्कर्ता आयोग में क्या कुछ कितने सदस्य होते हैं और कौन आयुक्त नियुक्त हुए हैं। केंद्रीय सत्कर्ता आयोग अधिनियम 2003 में एक केंद्रीय सत्कर्ता आयुक्त और 2 सत्कर्ता आयुक्तों की नियुक्ति का प्रावधान करता है। सत्कर्ता आयुक्त का कार्यकाल 4 वर्ष, फिर पदधारी के 65 वर्ष की आयु तक प्राप्त करने तक होता है। वर्तमान में केंद्रीय सत्कर्ता आयुक्त प्रवीण कुमार श्रीवास्तव हैं तथा सत्कर्ता आयुक्त अरविंद कुमार और एएस राजीव हैं। अब एएस राजीव को क्या किया गया है, अभी हाल फिलहाल नियुक्त किया गया है। बैंकर एएस राजीव ने केंद्रीय सत्कर्ता आयोग में सत्कर्ता आयुक्त पद की शपथ 11 मार्च 2024 को ग्रहण की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 9 फरवरी 2024 को एएस राजीव को केंद्रीय सत्कर्ता आयोग में सत्कर्ता आयुक्त के रूप में नियुक्त किया है। बैंकर एएस राजीव को 4 प्रमुख बैंकों सिंडिकेट बैंक, इंडियन बैंक, विजया बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र में 38 वर्षों से अधिक कामकाज का अनुभव है और इसलिए इनके सत्कर्ता आयोग में सदस्य के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। राजदूत और उच्चायुक्त पद पर नियुक्तियां जो की है दोस्तों, अभिलाषा जोशी को चिल्ली गणराज्य में भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त किया है। विनय कुमार को रूसी संघ में भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त किया है। टी आर्मस्ट्रॉन्ग सांगसन को क्यूबा गणराज्य में भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त किया है और नरेश कुमार को इस्लामिक गणराज्य मोरिटानिया में भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त किया है। ये अपने को ध्यान में रखना है। और दोस्तों ये पाकिस्तान फिलिस्तीन निधन लामा लोब्जांग राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग के पूर्व सदस्य लामा लोब्जांग के नाम से लोकप्रिय लद्दाख के प्रमुख बौद्ध भिक्षु का 16 मार्च 2024 को नई दिल्ली के उनके आवास पर निधन हो गया, जो कि 94 वर्ष के थे। ये थे दोस्तों लामा लोब्जांग। लामा लोब्जांग एक प्रतिष्ठित आदिवासी नेता थे। उन्होंने 1984 में 19 वर्षों तक राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग में सेवा की। जब संविधान के अनुच्छेद 338 में संशोधन के माध्यम से राष्ट्रीय आयोग संवैधानिक हो गया तो उन्हें 1995 से 98 और 98 से 2001 तक 2 कार्यकाल के लिए इस सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था, जिनका अभी निधन हो चुका है। आयरलैंड के भारतवंशी प्रधानमंत्री का इस्तीफा। आयरलैंड के भारतवंशी प्रधानमंत्री लियो वराडकर ने 20 मार्च 2024 को अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपनी पार्टी फाइन गेल पार्टी का लीडर पद भी छोड़ दिया है। 43 वर्षीय लियो आयरलैंड के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री रहे। यह उनका दूसरा कार्यकाल था। 2017 में 38 वर्ष की आयु में वह पहली बार प्रधानमंत्री बने थे। वह आयरलैंड के पहले गे प्रधानमंत्री भी है। कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अभिजीत गांगुली का इस्तीफा। कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश तो कौन थे? अभिजीत गांगुली, जिन्होंने क्या दे दिया गया दोस्तों, रिजाइन दे दिया है। ये अपने को ध्यान में रखना है। चर्चित व्यक्ति की बात करें तो सुधा मूर्ति राज्यसभा के लिए मनोनीत। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने 8 मार्च 2024 को इन्फोसिस फाउंडेशन की पूर्व अध्यक्षा सुधा मूर्ति को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है। दोस्तों आपको बताना है राज्यसभा में मनोनीत किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है और कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। पेशे से इंजीनियर सुधा मूर्ति समाज सेविका और लेखिका भी है। उन्होंने कन्नड़ और अंग्रेजी साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया और इसके लिए उन्हें राज्यसभा में मनोनीत किया गया है। 2006 में इन्हें पद्मश्री से नवाजा गया था और 2023 में पद्म भूषण से इन्हें सम्मानित किया गया है। किन्हें? सुधा मूर्ति जी को। ठीक है, इस प्रकार ये कुल 12 मनोनीत सदस्य हैं जिन्हें राज्यसभा में मनोनीत किया गया है। आपको बताना है किस अनुच्छेद के तहत इसे मनोनीत किया जाता है, लेकिन आप क्या बताएंगे मैं ही बता देता हूं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 80, क्योंकि यहाँ पे उल्लेख हो गया है, उल्लेख नहीं होता तो आपसे पूछता। अनुच्छेद 80 में और 80 में भी 80 का सब आर्टिकल कौन सा है? 3। उसमें राज्यसभाओं की मनोनयन के बारे में बताया गया है। राष्ट्रपति द्वारा कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा और उल्लेखनीय योगदान के लिए ऊपरी सदन राज्यसभा में सदस्यों के रूप में इन्हें मनोनीत किया जाता है। कुल कितने सदस्यों को? तो 12 सदस्यों को। यह जानकारी अपने लिए इंपॉर्टेंट है।
पैरा तीरंदाज शीतल देवी राष्ट्रीय आइकन घोषित, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। निर्वाचन आयोग ने प्रतिष्ठित पैरा तीरंदाज अर्जुन पुरस्कार विजेता शीतल देवी को राष्ट्रीय दिव्यांग आइकन घोषित किया गया है। भारतीय चुनाव आयोग ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के सहयोग से भारतीय बधिर एवं क्रिकेट संघ टीम और दिल्ली जिला क्रिकेट संघ टीम के बीच एक प्रदर्शनी क्रिकेट मैच का आयोजन किया। इस दौरान यह घोषणा की गई। तो पैरा तीरंदाज शीतल देवी को राष्ट्रीय आइकन घोषित किया गया है। बात करें शीतल देवी के जीवन परिचय के बारे में, तो इनका जन्म 10 जनवरी 2007 को हुआ था। पैरा तीरंदाज शीतल देवी को 9 जनवरी 2024 को राष्ट्रपति ने अर्जुन पुरस्कार से नवाजा और शीतल देवी ने 2024 में होने वाले पेरिस पैरालंपिक खेलों के लिए भी क्वालिफाई कर लिया गया है। शीतल देवी को 2023 के लिए विश्व तीरंदाजी ने वर्ष 2023 की सर्वश्रेष्ठ महिला पैरा तीरंदाज भी चुना है। उन्होंने विश्व तीरंदाज पैरा चैंपियनशिप 2023 में महिला व्यक्तिगत कंपाउंड ओपन तीरंदाजी में भी रजत पदक जीता है। इस प्रकार बहु प्रतिभा की धनी शीतल देवी को राष्ट्रीय आइकन घोषित किया गया है। वांग गेथिंग यूरोपीय देश वेल्स के प्रथम अश्वेत नेता बने हैं। वेल्स के आर्थिक मंत्री के रूप में कार्यरत वान गेथिंग को लेबर पार्टी ने अपना नया नेता चुना है। उन्होंने विधायिका सेनेट में 51 में से 27 वोट हासिल किए, जहां लेबर पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है। यह जीत उन्हें वेल्स का नया प्रथम मंत्री बनाती है और उन्हें किसी यूरोपीय देश का नेतृत्व करने वाले पहले अश्वेत व्यक्ति के रूप में भी चयनित करती है। ये काले हैं लेकिन क्या है, प्रधानमंत्री हैं। वेल्स उन 3 देशों में से एक है जो इंग्लैंड, स्कॉटलैंड के साथ ग्रेट ब्रिटेन के साथ बनते हैं। यह यूनाइटेड किंगडम का हिस्सा है जिसमें 4 देश, यूनाइटेड किंगडम में कौन आते हैं, यूके में, तो वेल्स, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और उत्तरी आयरलैंड इसमें शामिल होते हैं। तो ये यूनाइटेड किंगडम का एक क्या है, हिस्सा है। कौन, वेल्स। सुमन कुमारी बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर। स्नाइपर क्या होता है, क्या होता है दोस्तों स्नाइपर, आइए जानते हैं। स्नाइपर एक सैन्य व अर्धसैनिक निशानेबाज होता है। क्या होता है, सैन्य या अर्धसैनिक निशानेबाज होता है। यह छिपकर या लक्ष्य की पहचान करने की क्षमता से ज्यादा दूरी पर निशाना लगाते हैं। स्नाइपर के पास आमतौर पर विशेष प्रशिक्षण होता है और वे उच्च स्टिक राइफलें और उच्च आवर्धन प्रशासकी से लैस होते हैं। कई भाषाओं में स्नाइपर्स को शिकारी भी कहा जाता है। तो एक तरीके से निशानेबाज होता है क्या, स्नाइपर। और बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर बनने का जो अवसर मिला है वो किसे मिला है, सुमन कुमारी जी को मिला है। ये आपको ध्यान रखना है। स्नाइपर क्या होता है, निशानेबाज होता है। तो पहले अगर अपने फैक्ट के बारे में जान लेते हैं तो उसे पढ़ना आसान हो जाता है। तो सुमन कुमारी जी के बारे में आप ध्यान रखेंगे कि बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर कौन, सुमन कुमारी। शून्य भेदभाव दिवस 1 मार्च को बनाया जाता है। इससे रिलेटेड ट्रिक्स आप जोड़ लीजिए दोस्तों। भेदभाव दिवस 1 मार्च को, विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस 1 मार्च को, अंतर्राष्ट्रीय व्हील चेयर दिवस 1 मार्च को, विश्व समुद्री घास दिवस 1 मार्च को, विश्व वन्य जीवन दिवस, तो ये अपने को ध्यान में रखना है। विश्व वन्य जीव दिवस, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 3 मार्च को बनाया जाता है। वर्ल्ड हियरिंग डे यानी सुनना दिवस 3 मार्च को, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 4 मार्च को, विश्व मोटापा दिवस 4 मार्च को, जन औषधि दिवस 7 मार्च को, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, ये अपने को ध्यान में रखना है, 8 मार्च को बनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस 10 मार्च को, धूम्रपान निषेध दिवस, नो स्मोकिंग 13 मार्च को, विश्व किडनी दिवस 14 मार्च को। इस दिन सभी किडनी के लिए, स्वास्थ्य के लिए, किडनी स्वस्थ रहे इसलिए विश्व किडनी दिवस मनाया जाता है 14 मार्च को। नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई दिवस 14 मार्च, अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस 14 मार्च। और आप गत सेशन में पढ़ा था गणित के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, एबल पुरस्कार। और एबल पुरस्कार से किसे नवाजा गया है तो वो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताना। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 16 मार्च को, विश्व स्लीप डे 17 मार्च को। यानी अच्छे से कब सोना चाहिए, 17 मार्च को। सोना डे कब होता है, गोल्ड डे नहीं, सोना डे यानी स्लीप 17 मार्च को। विश्व युवा गठिया रोग दिवस 18 मार्च को, सारे दिवस मना दिए। अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस 20 मार्च को, विश्व मुख्य स्वास्थ्य दिवस 20 मार्च को, विश्व गोरैया दिवस 20 मार्च को। ये एक बार कांस्टेबल की परीक्षा में पूछा गया था। विश्व चिड़िया दिवस, गोरैया किसको कहा जाता है, चिड़िया को कहा जाता है, तो 20 मार्च को
मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र फ्रेंच भाषा दिवस 20 मार्च। विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च, ये ध्यान में रखना है, विश्व वानिकी दिवस। विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस 21 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय नवरोज दिवस 21 मार्च को। बिहार दिवस 22 मार्च को। विश्व जल दिवस 22 मार्च को। विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च को मनाया जाता है। शहीद दिवस कब होता है? 23 मार्च। ये अपने आप में बहुत विशेष है। भगत सिंह सुखदेव राजगुरु का बलिदान दिवस के रूप में 23 मार्च को मनाया जाता है और उनकी स्मृति में यह दिन बहुत विशेष होता है। और चर्चा करें अपने विश्व क्षय रोग दिवस की। विश्व तपेदिक दिवस तो 24 मार्च को बनाया जाता है। विश्व रंगमंच दिवस 27 मार्च। गुड फ्राइडे 29 मार्च को। राजस्थान दिवस 30 मार्च को। राजस्थान दिवस 30 मार्च को मनाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो राजस्थान स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, ये आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइएगा मेरे सभी प्रिय साथियों। बात करें विभिन्न संस्थानों के स्थापना दिवस की, तो भारतीय सिविल लेखा दिवस की स्थापना कब की गई? 1 मार्च को। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 1 मार्च को। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की स्थापना दिवस कब होता है दोस्तों? 10 मार्च को। CISF केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल। राष्ट्रीय अभिलेखागार स्थापना दिवस कब होता है? 11 मार्च को। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 12 मार्च को। आयुध निर्माण दिवस 18 मार्च को। महाशिवरात्रि 2024 कब मनाई गई? 8 मार्च को। फुलेरा दूज 12 मार्च को। होलिका दहन कब किया गया? 24 मार्च को। ठीक है, तो ये थे दोस्तों सोलोइंग द सन। लक्ष्मी मुदेश्वर पुरी ने लिखी है सोलोइंग द सन। स्वैलोइंग द सन, ये अपने को ध्यान में रखना है कि स्वेलिंग से याद रख लेंगे। स्वेलो द सन यानी सूरज के क्या आगे सूजन आ गई, तो किसने लिखी है? लक्ष्मी मुदेश्वर पुरी ने लिखी है। द कॉन्स्पिरेंसी, ये आपको दिखाई दे रहा है कि थोड़ा सा ब्लर हो रखा है, ये PDF में थोड़ी क्लियर नहीं है विजिबिलिटी। द कॉन्स्पिरेंसी टू ओस्ट मी फ्रॉम द प्रेसिडेंसी, गोटबाया राजपक्षे ने लिखी है। द विनर्स माइंडसेट, बिगिंग द बेस्ट वर्जन ऑफ यू टू एवरी गेम एंड टू लाइफ, सैन वाटसन ने लिखी है। सैन वाटसन ऑस्ट्रेलिया टीम के खिलाड़ी हैं, सैन वाटसन, उन्होंने यह लिखी है द विनर्स माइंडसेट। 11 रूल्स फॉर लाइफ, 11 रूल्स फॉर लाइफ, ये कोड मिक्सिंग कोड स्विचिंग बोल सकते हैं आप, जिस प्रकार आदि 11 रूल्स फॉर लाइफ क्यों बोलना था, लेकिन याद करने के लिए 11 रूल्स ऑफ फॉर लाइफ चेतन भगत ने लिखी है। सीक्रेट्स टू अप लेवल, एक बार गूगल पर सर्च करना, 11 रूल्स ऑफ चेतन भगत की पुस्तक है। स्टार्टअप महाकुंभ, ये दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। स्टार्टअप महाकुंभ नई दिल्ली के भारत मंडपम में 18 मार्च 2024 को स्टार्टअप महाकुंभ शुरू हुआ। यह पहला स्टार्टअप आयोजन था जो अपना आप में विशेष है। 3 दिवसीय इस महाकुंभ का आयोजन एसोचैम, नेस्कॉम और बूटस्ट्रैप इनक्यूबेशन एंड एडवाइजरी फाउंडेशन द्वारा किया गया। और यह क्यों किया गया? इसका आयोजन पूंजीपतियों को और इन्वेस्टर्स को स्टार्टअप के साथ जोड़ना है और नए कॉर्पोरेट पार्टनर तैयार करना है। इस कार्यक्रम में 2000 से ज्यादा स्टार्टअप, 1000 से ज्यादा निवेशक और 30,000 से ज्यादा भावी उद्यमी इसमें शामिल हुए। तो कहां पर हुआ? भारत मंडपम में इसका आयोजन हुआ। लोकतंत्र के लिए शिखर सम्मेलन, लोकतंत्र का महोत्सव चल रहा है जो अपने राजस्थान में 2 चरण में अभी संपन्न हुआ है, जिसके बारे में अपन ने गत सेशन में अध्ययन किया था। और लोकतंत्र के लिए शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ 18 मार्च 2024 को। कहां पर? सियोल में। और इसके 30रे संस्करण की मेजबानी की गई। कहां पर? दक्षिण कोरिया। शिखर सम्मेलन का उद्घाटन दक्षिणी कोरिया राष्ट्रपति यू सुक येओल ने अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन की उपस्थिति में किया। इस शिखर सम्मेलन के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 मार्च 2024 में संबोधित किया। लोकतंत्र के लिए शिखर सम्मेलन की शुरुआत 2021 में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा सत्तावाद में लोकतंत्र के लिए उभरती चुनौतियों का समाधान करने और मानवाधिकारों की रक्षा और बढ़ावा देने के लिए की गई थी। लोकतंत्र के लिए पहला शिखर सम्मेलन अमेरिकी सरकार के विदेश मंत्रालय द्वारा 9 व 10 दिसंबर 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा आयोजित किया गया था। दूसरा शिखर सम्मेलन 29 व 30 मार्च 2024 को संयुक्त राज्य अमेरिका, कोस्टा रिका,
नीदरलैंड, कोरिया गणराज्य और जाम्बिया की सरकारों द्वारा सेम मेजबानी में आयोजित किया गया था। तो इस प्रकार लोकतंत्र का दोस्तों जो शिखर सम्मेलन है इसके बारे में जानना जरूरी है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय लेवल की यह जानकारी है। और अपने लिए जो विशेष है वो है दोस्तों भारत और इटली सैन्य सहयोग समूह की बैठक का 12वां संस्करण अभी नई दिल्ली में संपन्न हुआ है। अब जानकारी अपने अर्जित करते हैं विशेष प्रकार के अभियानों को लेकर, और जो भी अभियान पढ़ेंगे आप इतना ही जरूर याद कीजिएगा कि कौन सा अभियान किस देश के मध्य है। हैती में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन इंद्रावती चलाया गया है। भारत सरकार ने हैती में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन इंद्रावती मार्च 2024 में शुरू किया। यह जानकारी विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 21 मार्च 2024 को दी। इस ऑपरेशन के तहत 21 मार्च को 12 भारतीयों को हैती से सुरक्षित निकालकर डोमिनिकन रिपब्लिक की राजधानी सेंटो डोमिंगो लाया गया। कैरिबियाई देश है दोस्तों हैती में मार्च की शुरुआत में हिंसा हो रही है और हैती में आपराधिक गिरोह ने देश के विभिन्न प्रतिष्ठानों पर हमले किए हैं, जिनमें पुलिस स्टेशन, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और कुछ जेलें भी शामिल है। और वहां पर जो भारतीय फंसे हुए थे वहां पर उन भारतीयों को निकाला गया हैती से, और उस अभियान को जो नाम दिया गया है वो ऑपरेशन इंद्रावती नाम दिया गया है। कौन सा? ऑपरेशन इंद्रावती। भारत, मोजाम्बिक और तंजानिया के मध्य त्रिपक्षीय अभ्यास हुआ था, जैसे क्या नाम दिया गया? IMT ट्राइलेट 2024। तो इसका दूसरा संस्करण 28 मार्च 2024 को नकाला मोजाम्बिक में संपन्न हुआ है। कहां पर दोस्तों? नकाला मोजाम्बिक में। नकाला याद रखना है, एक तो निकालो निकला है, वो निकालो नहीं। कई जानते हैं निकाला क्या निकलता है, कई इसे माता बोलते हैं, माता निकलेगी, कई और ही बोलते हैं। तो इस नकाले से आप याद रख लेना कि भारत, मोजाम्बिक और तंजानिया त्रिपक्षीय अभ्यास ट्राइलेट। तो ट्राइलेट अभ्यास किस किस के मध्य होता है? भारत के मध्य, मोजाम्बिक और तंजानिया के मध्य यह अभ्यास होता है। और मैं इसमें 21 से 24 मार्च 2024 तक प्रारंभिक बंदरगाह चरण में गहन प्रशिक्षण जंजीबार में INS तीर और मापुटो में INS सुजाता पर आयोजित किए गए। समुद्री चरण 24 मार्च 2024 को शुरू हुआ। इसमें INS तीर, INS सुजाता ने मोजाम्बिक नौसेना के जहाज नामितिल और तंजानिया नौसेना के जहाज फुतुंडू के साथ संयुक्त अभ्यास किया। नाम भी जबरदस्त है, फुतुंडू जहाज का नाम है ये, नौसेना के जहाज फुतुंडू। और मोजाम्बिक का जहाज क्या नाम था? नामातिली। और तंजानिया का है फुतुंडू। और भारत के कौन से है? INS तीर और सुजाता। इन पर किया गया। इसमें विषम खतरों का मुकाबला करने, विजिट बोर्ड खोज और जब्ती प्रक्रियाएं भी शामिल थी। भारत व अमेरिका का संयुक्त सैन्य अभ्यास टाइगर ट्राइब 24 18 मार्च 2024 को पूर्वी समुद्री तट पर आयोजित किया गया। यह 2 चरणों में हार्बर फेज और सी फेज में संपन्न हुआ। आपको ध्यान रखना है टाइगर ट्राइब किस किस के मध्य होता है, और भारत और अमेरिका का यह संयुक्त सैन्य अभ्यास है। सैन्य अभ्यास लामतीय का 10वां संस्करण। लामतीय भारतीय थल सेना और सेशेल्स रक्षा बलों के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास है लामतीय। इसका 10वां संस्करण 18 से 27 मार्च 2023 को सेशेल्स में संपन्न हुआ है। क्रियोल भाषा में लमाती का अर्थ मित्र था। इस युद्धाभ्यास में दोनों रक्षा बलों के 45 सैन्य कर्मियों ने भाग लिया और भारतीय गोरखा राइफल और सेशेल्स रक्षा बल के प्रत्येक 45 कर्मियों ने इस अभ्यास में भाग लिया है। सेशेल्स कहां पर है? हिंद महासागर से सटा हुआ और साउथ अफ्रीका से सटा हुआ बीच में है सेशेल्स द्वीप समूह, एक प्रकार का सेशेल्स द्वीप समूह। दिखाऊं क्या दोस्तों? अभी देख लेते हैं। देखते हैं दोस्तों सेशेल्स को। ये अपना वर्ल्ड का मैप है और ये देखिए, ये सिंगापुर, ये अपना इंडिया, ये थोड़ा साफ हो रहा है, ये इंडिया, ठीक है, और ये सेशेल्स द्वीप समूह है, ठीक है। ये मेडागास्कर द्वीप समूह है, ये मोजाम्बिक है, जिम्बाब्वे, ये इधर अफ्रीका के कंट्रीज है, और सेशेल्स द्वीप समूह है और भारत है। इनके मध्य दोस्तों यह युद्धाभ्यास होता है, ये अपने को ध्यान में रखना है। इस प्रकार मैप से क्या होता है साथियों कि जानकारी है वो ज्यादा क्रिस्टल क्लियर हो जाती है। लामाती को आपने ध्यान में रखा है। लामीती किन किन के मध्य होता है? भारतीय थल सेना और सेशेल्स रक्षा बलों के मध्य होता है। ये देख लीजिए, सेशेल्स के बारे में जानकारी और ले लेते हैं।
सेशल्स हिंद महासागर में स्थित 115 द्वीपों वाला एक द्वीप समूह राष्ट्र है। यह अफ्रीकी मुख्य भूमि से लगभग 1500 किलोमीटर की दूरी और मेडागास्कर के उत्तर पूर्व में स्थित है। सेशल्स की राजधानी विक्टोरिया है जो महाद्वीप पर स्थित है। ये आपको ध्यान में रखना है। अभी अपने देखा ना मैप के माध्यम से कि वो अफ्रीका से थोड़ा इधर है और मेडागास्कर के उत्तर पूर्व में है। आप ही दोस्तों देख सकते हैं वर्ल्ड के मैप में। भारत और मलेशिया के मध्य जो सैन्याभ्यास होता है वो समुद्र लक्ष्मण होता है। कौन सा दोस्तों? समुद्र लक्ष्मण। भारतीय नौसेना और मलेशियाई नौसेना द्वारा 28 फरवरी से 2 मार्च तक विशाखापट्टनम में समुद्र लक्ष्मण का तीसरा संस्करण का आयोजन किया गया। भारत और मलेशिया के मध्य कौन सा होता है? तो समुद्र लक्ष्मण। इस संयुक्त अभ्यास में भारतीय नौसेना के जहाज किल्टन और रॉयल मलेशियाई जहाज कैडी लिकर शामिल हुए थे। कैडी लेकर शामिल इसमें हुए थे। और भारतीय अमेरिकी समुद्री सुरक्षा अभ्यास सी डिफेंडर्स 2024। सी मैंने क्या होता है? समुद्र। एक सी डबल होता है, ये देखना होता है। एक सी डिफेंडर्स यानी समुद्र में जो डिफेंडर्स हैं वो किनके इनके मध्य होता है? तो भारत और अमेरिका के मध्य होता है। भारत और अमेरिका के मध्य होता है। ये कब हुआ? तो 9 मार्च 2024 को पोर्ट ब्लेयर में संपन्न हुआ है। कहां पर दोस्तों? पोर्ट ब्लेयर में संपन्न हुआ है। नौसैनिक अभ्यास का उद्देश्य दोनों देशों के बीच समुद्री सहयोग और अंतर संचालनीयता के साथ मिलकर काम करने की शक्ति को बढ़ावा देता है। दोस्तों कोई भी अभ्यास हो, आप ये ध्यान में रखना है कि किस कब होता है और किस किस के मध्य होता है और कहां पर होता है। 3 चीजें आप ध्यान रखिएगा। बाकी इनका उद्देश्य एक ही होता है कि दोनों देशों में सैन्य संचालन बढ़ना, सैन्य सहयोग बढ़ाना और आयुधों को बढ़ाना। आयुध मतलब जो हथियार होते हैं उनको बढ़ाना, तोप को बढ़ाना, ये उनके उद्देश्य होते हैं। ठीक है, मित्रता बढ़ाना। तो सभी के उद्देश्य सेम होते हैं, लेकिन अपने से पूछा, अपने ऑब्जेक्टिव टाइप पर्सन आते हैं तो पूछा जाता है कि इनके मध्य होता है। सी डिफेंडर्स की कौन सी कंट्रीज के मध्य होता है, कहां पर हुआ, कब हुआ, बस ये 3 क्वेश्चन होते हैं। ज्यादा इनमें बोझ लेने वाली कोई बात नहीं है। तीनों सेनाओं का भारत शक्ति युद्धाभ्यास कहां पर हुआ है दोस्तों? वो भारत शक्ति युद्धाभ्यास। अब अपने से पूछा जा सकता है भारत शक्ति युद्धाभ्यास किस किस देश का होता है? तो ये किसी देश का नहीं होता, भारत का ही होता है। इसमें भारत की तीनों सेनाएं भाग लेती है, थल सेना, नौसेना और जल सेना। तो तीनों सेनाओं का जो संयुक्त अभ्यास कहलाता है वो भारत शक्ति के नाम से जाना जाता है। और ये भारत शक्ति कहां पर आयोजित हुआ? तो जैसलमेर जिले के, राजस्थान के जैसलमेर जिले के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में 12 मार्च 2024 को हुआ। और इस दिन बहुत ही शानदार दृश्य देखने को मिला था। अगर किसी ने देखा है तो आप यूट्यूब पर देख लीजिए। 12 मार्च 2024 का भारत शक्ति सैन्य अभ्यास अपने आप में बहुत ही रोचक, देखने के लायक होता है, देखने वाली चीज है। वर्तमान में अपने रक्षा प्रमुख कौन है वो जान लेते हैं। थल सेनाध्यक्ष है जनरल मनोज पांडे। पांडे जी क्या है? थल सेनाध्यक्ष है। वायुसेना कौन है? तो मार्शल विवेक राम चौधरी। विवेक है तभी क्या उड़ाते हैं? हवाई जहाज उड़ाते हैं। विवेक से क्या उड़ता है? हवाई जहाज उड़ता है। तो इस प्रकार आप याद रखना है। वायु में जहाज उड़ाएंगे तो क्या चाहिए? विवेक चाहिए। तो विवेक राम चौधरी। नौसेना में आर हरि कुमार कि नौसेना में क्या है? आर हरि कुमार। चीफ ऑफ डिफेंस कौन है? तो अनिल चौहान है। चीफ ऑफ डिफेंस कौन है? तो जनरल अनिल चौहान जी हैं। ये अपने को ध्यान में रखना है। पांडे जी क्या संभालते हैं? थल सेना को। विवेक से क्या चलाते हैं? वायुसेना को। और नौसेना में आर हरि कुमार है और अपने चीफ ऑफ डिफेंस है अनिल चौहान जी। हिमाचल प्रदेश ने इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना की घोषणा की है। ये क्या है दोस्तों? और 4 मार्च 2024 को इस योजना का प्रारंभ किया गया कि इसके तहत 18 से 60 वर्ग की आयु वर्ग की महिलाओं को 1500 रुपये प्रति माह सरकार देगी। और यह विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस द्वारा किए गए 10 वादों में से एक थी और यह पूरा किया गया बिहार सरकार के द्वारा, हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा। तेलंगाना सरकार ने इंदिरा आवास योजना शुरू करने की घोषणा की है। ये क्या है? इसकी घोषणा 3 मार्च 2024 को की है। इस योजना के तहत सरकार उन लोगों को घर बनाने के लिए 5 लाख की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी जिनके पास पहले से कोई आवासीय भूखंड है। मुख्यमंत्री
ए रेवंत रेड्डी ने इस योजना की घोषणा की और अधिकारियों को लॉन्च के लिए आवश्यक व्यवस्था करने के निर्देश दिए। इसके अलावा जिन गरीबों के पास भूखंड नहीं है उनको लाभ पहुंचाने के लिए आवास योजना के तहत भूखंड और 5 लाख रुपए भी दिए जाएंगे। तो जमीन में भी मिलेगी और 5 लाख रुपए भी मिलेंगे, लेकिन जिनके पास पहले से प्लॉट है उनको केवल 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। ये तेलंगाना सरकार की मुहिम है। डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म चक्षु लॉन्च। दूरसंचार विभाग द्वारा टेलीकॉम यूजर्स के लिए संचार साथी पोर्टल के माध्यम से धोखाधड़ी और स्पैम कॉल को रोकने के लिए रिपोर्ट करने के लिए एक प्लेटफॉर्म चक्षु 4 मार्च 2024 को लॉन्च किया गया है। इससे जो अपने पास विभिन्न प्रकार की स्पैम कॉल आते हैं, कोई 420 वाले कॉल आते हैं, तो इन पर क्या किया जाए, इस प्लेटफॉर्म चक्षु को डाउनलोड कर लीजिए। इस पर अपने क्या कर सकते हैं, शिकायत कर सकते हैं। चक्षु प्राथमिक उद्देश्य संदिग्ध गतिविधियों को सक्रिय रिपोर्ट समस्या बनाने और दूर संचार से संबंधित धोखाधड़ी स्पैम कॉल की रोकथाम करना, और यह इनके प्रमुख उद्देश्य है। यह सुविधा संचार साथी .gov.in SFC पर उपलब्ध है। चक्षु का हिंदी मतलब आंख होता है। चक्षु का क्या होता है, आंख होता है। इसके साथ साथ एक डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया गया है। डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म दूरसंचार सेवा प्रदाता, कानून प्रवर्तन एजेंसियों और बैंकिंग और वित्तीय संस्थानों के व्यापक स्पेक्ट्रम को कवर करने के लिए हितधारकों के बीच खुफिया जानकारी साझा करने के साथ साथ सूचना विनिमय करने के माध्यम से दूरसंचार साधनों को और डेटा के दुरुपयोग को रोकने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम द्वारा बनाए गए एक सुरक्षित और एकीकृत मंच है। हज सुविधा ऐप लॉन्च। हज यात्रा को सुचारू रूप से चलाने के लिए केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने 3 मार्च 2024 को हज सुविधा ऐप लॉन्च किया है। इससे लोगों को कई तरह जानकारियां हज से संबंधित मिलेगी। स्मृति ईरानी ने इस अवसर पर हज गाइड 2024 पुस्तिका भी जारी की, जो तीर्थ यात्रियों के लिए हज सुविधा ऐप के उपयोग पर विशेष जोर देने के साथ तीर्थ यात्रा के विभिन्न पहलुओं को अवगत कराने के लिए तैयार किया गया है। तो इस प्रकार दोस्तों हज के लिए भी ऐप बनाया गया है। भारत में एक टीबी की वैक्सीन है, कौन सी, MTBVSC का क्लिनिकल ट्रायल शुरू किया गया है। ये किसकी है, टीबी की है, ट्यूबरकुलोसिस की है दोस्तों, जिसे भारत बायोटेक द्वारा बनाया गया। ये अपने को ध्यान में रखना है। शुद्र ग्रह का नामकरण प्रोफेसर जयंत मूर्ति के नाम पर किया गया है। एक दोस्तों शुद्र ग्रह है, उसका नामकरण प्रोफेसर जयंत मूर्ति के नाम पर किया गया। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने बेंगलुरु के प्रोफेसर जयंत मूर्ति के नाम पर एक एस्ट्रॉइड का नाम रखा है। प्रोफेसर जयंत मूर्ति के बैंगनी खगोल विद्या और अंतरिक्ष मिशन से उनके उल्लेखनीय काम को मान्यता देते हुए शुद्र ग्रह, जिसे पहले 205EX296 के नाम से जाना जाता था, अब इसका नाम क्या रख दिया गया है, जयंत मूर्ति रख दिया गया है। शुद्र ग्रह क्या होते हैं? इस शुद्र ग्रह की खोज 2005 में अमेरिका के एरिजोना में किट पिक नेशनल ऑब्जर्वेटरी में MWBUI द्वारा की गई थी। यह मंगल और बृहस्पति के बीच सूर्य की परिक्रमा में करता है और 3.3 वर्ष में एक चक्कर पूरा करता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम पर नई समुद्री प्रजाति का नाम रखा गया है। हाल ही में जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, आपको बताना है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई। इसके साथ ही होता है BSI, बायोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना कब की गई। दोनों के क्या काम है, आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइएगा। बहुत सी जानकारी अपने वैसे अर्जित करते हैं जो अन्य यूट्यूबर्स या क्लासेस बहुत कम साझा करते हैं, लेकिन मैं आपको जिस टॉपिक से रिलेट होता है वह बिंदु भी आपके साथ साझा करता हूं और आपको उसके बारे में खोजने के लिए कहता हूं, क्योंकि जब अपने कुछ खोजते हैं तो अपना ज्यादा उसके बारे में पता कर पाते हैं। और जो तथ्य आप कंफ्यूजन होते हैं वो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से या टेलीग्राम के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। इसमें किसी प्रकार की कोई परेशानी का आप सामना न कीजिएगा, हम आपके लिए हमेशा तत्पर तैयार हैं। जेडा के शोधकर्ताओं ने इस प्रजाति का नाम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम पर मेलानोक्लेमिस द्रौपदी रखा है। क्या रखता है, मेलानोक्लेमिस द्रौपदी रखा है। हेडसिल समुद्री स्लग की नई प्रजाति भारत के अलावा दुनिया में कहीं नहीं पाई जाती, इसका नाम इसलिए इसका क्या रख दिया, मेलानोक्लेमिस द्रौपदी। यह भारत में पाई गई हेडसिल समुद्री स्लग की दूसरी प्रजाति है। पहली प्रजाति पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के तट पर है और यह सबसे छोटा अकशेरुकी और उभयलिंगी प्राणी है।
इसकी अधिकतम लंबाई 7 मिमी है और इसका प्रजनन काल नवंबर से जनवरी तक है। यह भूरे काले रंग की होती है और इसके पिछले भाग पर रूबी लाल धब्बा होता है। इसकी पिछली ढाल लंबी होती है। शरीर की लंबाई का लगभग 61%। इसके शरीर पर खोल होती है। यह प्रजाति अन्य प्रजातियों से अलग गीले और नरम रेतीले समुद्री तटों पर निवास करती है। तो राष्ट्रपति जी के नाम पर भी क्या रख दिया है, समुद्री जीव का नाम रख दिया गया है। भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र पटना विश्वविद्यालय में बनाया गया है। बस इतना आपको ध्यान में रखना है कि भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहां पर बनाया गया है, तो पटना विश्वविद्यालय में बनाया गया है, गंगा नदी के तट पर। गंगा नदी के तट पर कब दोस्तों इसका उद्घाटन किया गया, तो राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन 4 मार्च 2024 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा किया गया। और यह भारत का नहीं एशिया का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र है, जो अपने आप में विशेष है। यह आपको ध्यान में रखना है। नौसेना के नए हेडक्वार्टर का उद्घाटन किया गया है। कहां पर दोस्तों, दिल्ली के छावनी में नौसेना के नए भवन का 15 मार्च 2024 को उपभोक्ता दिवस पर इसका उद्घाटन किया गया। देश का सबसे ऊंचा मौसम टावर कहां पर लगाया गया है, तो भोपाल में केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री किरण रिजिजू ने मध्य प्रदेश के भोपाल में देश के सबसे ऊंचे मौसम टावर का 13 मार्च 2024 को वर्चुअल तौर पर उद्घाटन किया है। तो देश का सबसे ऊंचा मौसम टावर कहां पर लगा है, भोपाल में। 72 मीटर ऊंचा है दोस्तों और इसकी रेंज है वो 200 किलोमीटर दूर से बादल को ट्रेस करने में यह सक्षम है। कटक की चांदी तारकशी को मिला जीआई टैग। तो कटक की जो चांदी है उसको क्या मिल चुका है, जीआई टैग, जियोग्राफिकल इंडिकेशन मिल चुका है। और उस वस्तु से क्या है, उस स्थल की पहचान होती है। जैसे बीकानेर का भुजिया, बीकानेर के रसगुल्ले, ये इसके जीआई टैग है। तो बीकानेरी रसगुल्ला, तो पहचान बन गई उस विशेष वस्तु से, उस क्षेत्र की, तो उसे क्या बोलते हैं, जियोग्राफिकल इंडिकेशन मिलते हैं। तो अभी कटक की चांदी को क्या मिला है, जीआई टैग मिला है। ये रहा जीआई टैग के बारे में अपन समस्त जानकारी ले सकते हैं। यह भौगोलिक संकेतक है। टैग मुख्य रूप से किसी उत्पाद को उसके मूल क्षेत्र से जोड़ने के लिए दिया जाता है। जीआई टैग मिलने के बाद उस उत्पाद की विशेषता बढ़ जाती है। जीआई टैग किसी ऐसे उत्पाद को दिया जाता है जो केवल किसी खास स्थान पर ही बनाई जाती हो, वह वस्तु क्षेत्रीय विशेषता के साथ जुड़ी हो। जीआई टैग मिलने के बाद उन उत्पादों को कानून से संरक्षण भी प्रदान किया जाता है, अर्थात मार्केट में उसी नाम से दूसरा प्रोडक्ट नहीं लाया जा सकता। इसके साथ ही जीआई टैग का मतलब उस क्षेत्र की गुणवत्ता भी अच्छी होना बताता है और इन जीआई टैग देने वाले उत्पादकों को वैश्विक बाजार भी उपलब्ध कराए जाते हैं। महाराष्ट्र वन विभाग ने गिनीज विश्व रिकॉर्ड बनाया है। क्या है दोस्तों, महाराष्ट्र के वन विभाग ने ऐसा क्या किया है कि महाराष्ट्र वन विभाग ने 2 मार्च 2024 को 65,724 पौधों में हिंदी में भारत माता लिखकर गिनीज विश्व रिकॉर्ड बनाया है। क्या किया दोस्तों, 65,724 पौधों पर क्या लिखा है, भारत माता लिखकर गिनीज बुक में विश्व रिकॉर्ड बनाया है। तो ये दोस्तों दुनिया के पहले ओम आकार के मंदिर का उद्घाटन राजस्थान में कहां पर किया गया, तो पाली जिले के जाडन गांव में किया गया है। भारत के पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने ओलंपिक और विश्व जेवलिन चैंपियन नीरज चोपड़ा को अपने किस प्रीमियम पेट्रोल प्रोडक्ट का ब्रांड बेस्ट घोषित किया है, तो स्पीड का। किस भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी को संसद सुरक्षा का प्रमुख नियुक्त किया है, अनुराग अग्रवाल को। तो ये दोस्तों था अपने अद्यतन सामान्य ज्ञान के बारे में अपन ने पढ़ा और इसमें जितने भी अपने बिंदुओं को जाना है वो परीक्षा की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट है। और आप जरूर सेशन में बने रहिए। सेशन आपको कैसे लगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइएगा और इसी के साथ अलविदा लेना चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत।